हर आर्टिस्ट से एक ना एक बार ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि तुम्हारे पास इतने क्रिएटिव आइडियाज आते कहाँ से हैं? और मैक्सिमम आर्टिस्ट का ऑनेस्ट आंसर है चोरी करके। वो कहते हैं कि हम आइडियाज को चुराते हैं, और लोग जब किसी चीज को न्यू और यूनिक कहते हैं तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो चीज नई नहीं होती। जैसे कि बाइबल में भी कहा गया है, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। लेकिन जब आर्टिस्ट का कहना है कि नया कुछ नहीं होता है, तो हम जो नई चीजें देखते हैं वो आती कहाँ से हैं? और क्रिएटिव थिंकिंग वाकई में बिल्ड कैसे होती है? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो वेलकम टू इवॉल्व फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 पॉइंट्स जिनसे कि हमें पता चलेगा कि जो हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं वो क्रिएटिव बनते कैसे हैं। ऑस्टिन किलॉन की बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट से। और ऐसे ही हर हफ्ते दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। तो जानते हैं हमारी आज की बुक के ऐसे 10 पॉइंट्स जिनकी वजह से कुछ लोग हाईली क्रिएटिव बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट की तरह चोरी करो। नया मूव जैसा कोई मूव नहीं होता। बास्केटबॉल स्टार कोबी ब्रायंट कहते हैं कि मेरे सारे मूव्स मैंने अपने हीरोज के गेम प्ले से कॉपी किए हैं, और इन्हें कॉपी करते करते मैंने जाना कि मेरा बॉडी टाइप सेम उनकी तरह इन मूव को करने जैसा नहीं था। तो उन मूव्स को मैंने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ढाल दिया और लोगों को वो नया दिखने लगा। जो भी क्रिएटिव इंसान होता है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि कोई भी चीज शून्य से नहीं आती है। जैसे साइंस भी बताती है, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय। वैसे ही सारे क्रिएटिव काम उन कामों की वजह से होते हैं जो उनसे पहले हो चुके हैं, और ऐसे ही सारे क्रिएटिव आइडियाज उन आइडियाज से आते हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। कोई एकदम नया आइडिया सोच के कुछ अलग और कुछ हटके करने का जब हम सोचते हैं तो ये थिंकिंग सिर्फ हमारे सर के भार को बढ़ाती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो बात कही जानी चाहिए वो ऑलरेडी कही जा चुकी है, पर कोई सुनने वाला नहीं था, इसीलिए वो दोबारा कहनी पड़ेगी। ये चीज जब हम समझ जाते हैं तो हम खुद के सर से नथिंग से समथिंग क्रिएट करने का भार खत्म कर पाते हैं। हर नया आइडिया बस एक मैशअप या रिमिक्स है पहले से एग्जिस्टिंग आइडियाज का। यही आइडियाज की जीनियोलॉजी है। जैसे आप खुद एक यूनिक इंसान हो, पर आप एग्जिस्ट करते हो अपने पेरेंट्स के मिलने की वजह से। ऐसे ही कोई भी यूनिक आइडिया एग्जिस्ट करता है उसके पहले से एग्जिस्टिंग आइडियाज के मिलने की वजह से। पर किसी को भी अपने पेरेंट्स को चूज करने की चॉइस नहीं मिलती, लेकिन आइडियाज को चूज करने की चॉइस हमारे पास है। यही स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का मतलब है कि हमारा काम है अच्छे आइडियाज को कलेक्ट करना। अपने किसी भी मनपसंद राइटर, थिंकर या म्यूजिशियन किसी को भी चूज करो जिसे आप वाकई में बेहद पसंद करते हो, और उसके बारे में जो कुछ भी स्टडी की जा सके वो सब स्टडी करो, और फिर उन 3 लोगों को ढूंढो जो आपके रोल मॉडल को बेहद पसंद है, और उनके बारे में भी जो कुछ भी स्टडी की जा सके वो सब स्टडी करो। इसे आप जितने बार हो सके उतने बार रिपीट करो, और एक बार जब आप इनके आइडियाज का पेड़ बना चुके होगे, फिर टाइम है अपनी खुद की ब्रांच शुरू करने का। हमें हमेशा बहुत सारे लोगों के आइडियाज कॉपी करने की जरूरत है। अगर हम एक इंसान से कॉपी करते हैं तो हम उसके डुप्लीकेट बन जाते हैं, पर अगर हम बहुत सारे इंसानों से कॉपी करते हैं तो हम खुद कुछ यूनिक क्रिएट कर देते हैं। और यही पहला राज है क्रिएटिव आर्टिस्ट का। हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमें खुद का पता ही नहीं होता, अपने इंटरेस्ट का, पैशन का हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों के आइडियाज चुराने में हमें इस चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो अपने इंटरेस्ट और पैशन का पता ही नहीं है, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन का पता ही नहीं है, तो मैं किसके आइडियाज कॉपी करूं। ऑथर कहते हैं कि अगर मैंने अपनी क्रिएटिविटी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन सब चीजों को जानने का इंतजार किया होता तो शायद मैं आज भी खुद को जानने की कोशिशों में ही बैठा होता। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि चीजों को बनाने के और काम को करने के एक्ट में हम जान पाते हैं कि हम वाकई में हैं कौन। अपने इंटरेस्ट का पता हमें अलग अलग कामों को पूरी शिद्दत से करने से पता चलता है, बैठकर सोचने से नहीं। इसीलिए आप तैयार हो, कुछ करना शुरू करो। कोई भी इंसान किसी अलग ही स्टाइल के साथ पैदा नहीं होता। हम अपने हीरोज को एक्ट करके सीखते हैं, हम कॉपी करके सीखते हैं,
हम लिखना सीखते हैं अल्फाबेट्स को कॉपी करके। म्यूजिशियंस म्यूजिक सीखते हैं स्केल्स को प्रैक्टिस करके। पेंटर्स पेंटिंग सीखते हैं किसी और की पेंटिंग को कॉपी करके। पर हाँ, यहाँ कॉपी करके प्रैक्टिस करने की बात हो रही है, प्लेजरिज्म की नहीं। प्लेजरिज्म है किसी और के काम को खुद का काम कहना। प्रैक्टिस के साथ कॉपी करना रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मैकेनिक कार के पार्ट्स को अलग अलग करता है ये जानने के लिए कि कार चलती कैसे है। कॉपी करने के लिए पहले आपको 2 चीजें फिगर आउट करने की जरूरत है। नंबर 1, हु टू कॉपी, और नंबर 2, व्हाट टू कॉपी। हु टू कॉपी आसान है क्योंकि सभी अपने हीरोज को कॉपी करते हैं। उन लोगों को कॉपी करते हैं जिन्हें हम वाकई में पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। पर हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है कि अपने सिर्फ एक हीरो को कॉपी मत करना। हु टू कॉपी के बाद आता है व्हाट टू कॉपी। ये थोड़ी पेचीदा चीज है। व्हाट टू कॉपी में हमें किसी का स्टाइल या उनका काम कॉपी नहीं करना, हमें उस काम के पीछे की थिंकिंग कॉपी करनी है। आपको अपने हीरोज की तरह दिखने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी तरह देखना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं ऐसे दूसरों को कॉपी करने से मैं बिल्कुल उनकी तरह ना बन जाऊं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की ये बहुत बड़ी खासियत है कि हम चाह के भी चीजों की परफेक्ट कॉपी नहीं बना सकते। तो अपने हीरोज को कॉपी कीजिए और फिर ये एग्जामिन कीजिए कि आप किस पार्ट को कॉपी करने के कैपेबल नहीं थे। और आप जिस चीज को कॉपी करने के कैपेबल नहीं थे, यही वो पॉइंट है जहां आपको खुद का कुछ ऐड करना है और इससे ही आप अपने जैसे बन पाओगे। पॉइंट नंबर 3, राइट द बुक यू वांट टू रीड। ब्रैडफोर्ड कॉक्स, जो डियर हंटर बैंड के एक स्टार सिंगर हैं, जब छोटे थे तो उनके पास अपने फेवरेट बैंड के सॉन्ग सुनने के लिए इंटरनेट नहीं था, तो उन्हें नई रिलीजेस के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था। पर वो इतने बेसब्र थे कि इंतजार के दौरान उन्होंने इस गेस से कि उनके फेवरेट बैंड के अगले सॉन्ग्स कैसे होंगे, खुद उन सॉन्ग्स को लिखना शुरू कर दिया। और बाद में हुआ ये कि उनके लिखे हुए सॉन्ग्स फिर डियर हंटर के सॉन्ग्स बन गए। इसीलिए जब भी दिमाग में ये आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उस वक्त वो काम करो जो आप किए हुए देखना चाहते हो। अगर आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो बुक लिखो जो आप पढ़ना चाहते हो। आर्ट अच्छी लगती है तो वो आर्ट बनाओ जो आप देखना चाहते हो। ऐसे ही वो बिजनेस करो जो आप कैरी करना चाहते हो। वो म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश करो जो आप सुनना चाहते हो। वो प्रोडक्ट्स बनाओ जो आप यूज करना चाहते हो। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्रिएटिविटी के लिए। पॉइंट नंबर 4, यूज योर हैंड्स, स्टेप अवे फ्रॉम द स्क्रीन। मुझे नहीं पता कि मेरे पास आइडियाज आते कहाँ से हैं, बस इतना पता है कि ये मेरे लैपटॉप या मोबाइल से नहीं आते। जॉन क्लीज, ऑथर की फेवरेट कार्टूनिस्ट लिंडा बेरी कहती हैं, इस डिजिटल एज में अपने खुद के डिजिट्स को यूज करना मत भूलो। तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे ओरिजिनल डिजिटल डिवाइसेस हैं। ये एडवाइस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना सारा काम मोबाइल या लैपटॉप्स में करते हैं। ये गैजेट वैसे तो बहुत यूजफुल है, पर इनकी लिमिटेशन ये है कि ये आप में और आपके आर्ट के बीच में एक स्क्रीन रख देती हैं। आप अपनी आर्ट को बनाते हुए उसे टच करके फील नहीं कर सकते। कंप्यूटर आइडियाज को एडिट करने के लिए ग्रेट चॉइस है, पर आइडियाज जनरेट करने के लिए नहीं। क्रिएटिविटी के लिए बहुत बड़ा टूल है मोशन। जैसे माइंड बॉडी को सिग्नल्स देता है, वैसे ही बॉडी भी माइंड को सिग्नल देती है। तो अगली बार आप अगर कुछ करने की सोचो तो उसे सिर्फ अपने दिमाग में मत रखो। अगर कुछ डीप इमोशंस आते हैं तो उन्हें पोएम की तरह लिखो। अगर म्यूजिक आता है तो उसे गिटार पे या कहीं और प्ले करो। ये मोशन हमारे माइंड को फोर्स करता है सोचने के लिए, जिससे क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है। ऑथर बताते हैं कि मैंने अपने रूम में और ऑफिस में 2 डेस्क बनाई हुई हैं। एक तो है डिजिटल और दूसरी है एनालॉग। एनालॉग डेस्क में मार्कर्स, पेन्स, पेंसिल्स, पेपर, इंडेक्स कार्ड्स और न्यूज़पेपर के अलावा बाकी कुछ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस डेस्क में अलाउड नहीं है और यही वो जगह है जहां मेरा बहुत सा काम पैदा होता है। डिजिटल डेस्क में रहता है मेरा लैपटॉप, मॉनिटर, स्कैनर और मेरी ड्राइंग टैबलेट। ये वो जगह है जहां मैं अपना काम एडिट करके पब्लिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 5, हॉबीज आर इम्पोर्टेंट। हमारी एक हॉबी होना बहुत जरूरी है। आपकी हॉबी एक ऐसे क्रिएटिव चीज है जो सिर्फ आपके लिए है। आप उससे पैसे कमाने की या फेमस होने की नहीं सोचते हो। आप उसे बस इसलिए करते हो क्योंकि वो आपको खुशी देता है। यही डेफिनेशन हमें पैशन में भी सुनने को मिलती है।
कि उस काम को अपना करियर बनाओ जिसे करने में तुम्हें मजा आता है। पर सच बात तो ये होती है कि जब हम अपनी फेवरेट चीज को अपना करियर बनाते हैं, उससे मनी अर्न करने की सोचते हैं और अर्न करना अगर शुरू कर भी देते हैं तो वो हमारा काम बन जाता है। वहाँ पर फिर इंडिपेंडेंस नहीं रह जाती कि आप उस काम को जब चाहे तब कर सको। इसीलिए हमें हमेशा साइड हॉबीज की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो हम खुद के लिए करते हैं। यहाँ से कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते, इसके लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, बस खुद के लिए इसे करते हैं। अब अगर आपको ये लगे कि यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी और काम के लिए, और ऐसा काम मैं क्यों करूँ जो मुझे रिजल्ट ही नहीं देगा या मेरे और कामों से अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर ये है कि आपका सारा काम एक ही है, और जो चीज आपके काम को एक साथ जोड़ती है वो ये है कि उसे आपने किया है। ऑथर जब टीन एज में थे तो उनका सारा टाइम राइटिंग में और बैंड्स प्ले करने में जाता था, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ राइटिंग पे फोकस करने की जरूरत है। तो उन्होंने इसके बाद के लगभग 5 साल बिना कोई म्यूजिक प्ले किए हुए बिताए। वो सिर्फ राइटिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें उन्हें कभी भी पूरा महसूस नहीं हुआ, कुछ खालीपन सा रहता था। और फिर उन्होंने राइटिंग के साथ फिर से म्यूजिक शुरू कर दिया और फिर उन्हें कंप्लीट महसूस होना शुरू हुआ। और कमाल की बात ये थी कि पहले वो सोचते थे कि म्यूजिक मेरा राइटिंग का इम्पोर्टेंट टाइम ले लेगा, पर हुआ ये कि म्यूजिक उनकी राइटिंग से इंटरेक्ट कर रहा था। म्यूजिक की वजह से उनकी राइटिंग और बेहतर हुई, और वो कहते हैं कि जहाँ मेरी राइटिंग्स पूरी दुनिया के लिए हैं, वहीं म्यूजिक सिर्फ मेरे और मेरे दोस्तों के लिए है। हम हर संडे एक साथ बैठते हैं और खूब शोर मचाते हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्लान्स नहीं, बस खुद के लिए गाते हैं। यही हमारी हॉबी है जिसका जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। तो आप भी अपनी कोई हॉबीज बिल्ड करो जो सिर्फ आपको खुशी देने वाली हो। पॉइंट नंबर 6, डू गुड वर्क एंड शेयर इट विद अदर्स। अगर अपनी पहचान बनाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता तो ऑथर कहते हैं कि मैं उसे तुम्हें जरूर देता, पर इसके लिए सिर्फ एक नॉट सो सीक्रेट फॉर्मूला है, जो कि है अच्छा काम करो और उसे लोगों के साथ बांटो। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो हमें अच्छा काम करने की जरूरत है। ये हो सकता है काफी टफ हो, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको हर दिन कुछ करना है। आप कुछ देर के लिए अटकोगे, फेल होगे, लेकिन फिर और बेहतर होना है। स्टेप 2 है लोगों के साथ इसे बांटो। ये स्टेप आज से 10-15 साल पहले काफी मुश्किल था, पर अब जरा आसान है। सिर्फ अपना काम इंटरनेट पे डालने की जरूरत है, और इंटरनेट पे हम सिर्फ इसलिए नहीं आ सकते कि हमारे पास देने के लिए कुछ है, हम देने के लिए कुछ ढूंढने भी आ सकते हैं, इंस्टेड यहाँ पे टाइम पास करने के। और लोगों तक अपना काम शेयर करने के लिए है पॉइंट नंबर 7, जियोग्राफी इज नो लॉन्गर अवर मास्टर। आज के टाइम में आपको बस जरा सी जगह और थोड़े से इक्विपमेंट्स की जरूरत है अपना काम शुरू करके लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए। हम जो भी सीखना चाहें फ्री में या मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल है। इलॉन मस्क भी कहते हैं, You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores. पॉइंट नंबर 8, बी नाइस। दुनिया सिर्फ एक छोटा सा कस्बा है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उतने ही नाइस या अच्छे बनते हो जितनी अच्छी आपकी सराउंडिंग है। और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में सराउंडिंग वो लोग हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या कहीं भी और फॉलो करते हैं। इसीलिए हमें उन लोगों को फॉलो करने की जरूरत है जो हमसे कई मायनों में काफी अच्छे और काफी स्मार्ट हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। इसी के साथ ऑथर एंगर को भी एक बहुत अच्छा टूल बताते हैं क्रिएटिविटी के लिए। ऑथर बताते हैं कि किसी सुबह जब मेरा उठने का मन नहीं होता तो मैं बस बेड में लेटे लेटे अपने काम के ईमेल्स और ट्वीट्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और तब तक पढ़ते रहता हूँ जब तक कि मेरा खून ना खौलने लगे। इससे मैं इनफ चार्ज हो जाता हूँ, और फिर अपना गुस्सा चीजों पर या लोगों पर बर्बाद करने के बजाय मैं इसे अपनी राइटिंग और ड्राइंग पे चैनलाइज कर देता हूँ। तो इसीलिए खूब गुस्सा होइए, पर अपना मुंह बंद रखिए और काम पे लग जाइए। बट एंगर के साथ साथ सही फूड भी जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए। लाइफ एक लोनली बिजनेस है जिसमें बहुत रिजेक्शन और डिस्करेजमेंट्स हैं।
इसीलिए हमें अपनी एक ऐसी फाइल या डायरी मेंटेन करने की जरूरत है जहाँ हमारे काम की सारी अच्छाइयाँ हो, जो कुछ भी हम इससे अच्छा अचीव कर सकते हैं या किया है उसमें हो। पॉइंट नंबर 9, बी बोरिंग। 2013 में ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट सैंडी मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने लोगों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को उन्होंने एक डायरी से सारे फोन नंबर्स कॉपी करने का बोरिंग टास्क दिया और दूसरे ग्रुप को उससे भी बोरिंग सिर्फ फोन नंबर्स को पढ़ने का टास्क दिया और आखिरी ग्रुप को एंटरटेनमेंट का। उसके बाद उन्होंने सारे ग्रुप्स को एक क्रिएटिव टास्क दिया। उन्हें प्लास्टिक कप्स के ज्यादा से ज्यादा यूजेस लिखने को कहा। तो रिजल्ट ये रहा कि जो ग्रुप फोन नंबर को कॉपी करने से बोर्ड था वो एंटरटेनमेंट वाले ग्रुप से बहुत आगे था, और जो ग्रुप सिर्फ फोन नंबर को देखकर पक चुका था वो सबसे आगे था। बोर्डम अपने आप में क्रिएटिव नहीं है, पर जहाँ ये हमें ले जाता है वो जरूरी है। एक्चुअली जब हम बोर होते हैं तो हमारे दिमाग में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली चीज है डिजायर बाइंड। इस कंडीशन में लोग अटक से जाते हैं। वो कुछ करना तो चाहते हैं पर जो कुछ भी अभी करने के लिए उनके पास है उसे नहीं करना चाहते। और अगला, जब हम बोर होते हैं तो हमारी मेंटल कैपेसिटी तब बिल्कुल बीज बोए जाने लायक जमीन की तरह होती है। तो बोरडम एक अनकंफर्टेबल स्टेट होती है जिसमें हम कुछ और ढूंढने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, और इसी मोटिवेशन में एक रियल चांस होता है कुछ नया डिस्कवर करने का। पर आज के टाइम में बोरडम ही कारण बन चुका है हमारे लेस क्रिएटिव होने का, क्योंकि जैसे ही हम बोर होने लगते हैं तो हमारे पास खुद को एंटरटेन करने के लिए दुनिया भर के ऑप्शंस हैं जो कि हमसे बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। इसलिए हमारे दिन भर में कम से कम 1 आवर ऐसा होना चाहिए जब हम अपने मोबाइल फोन से या बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हटके कुछ करें या जरा बोर हों, क्योंकि जब हम बोर होंगे और फोन भी नहीं होगा तो उस वक्त हम खुद को बोरडम से बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हैं और बहुत क्रिएटिव बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, क्रिएटिविटी इज सब्सट्रैक्शन। क्रिएटिविटी आती है खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज बिल्ड करके, जैसे सिर्फ एक कलर से पेंटिंग करना, अपने लंच ब्रेक में एक सॉन्ग लिख देना, बिना किसी स्टार्टअप कैपिटल के कोई बिजनेस बिल्ड कर देना, टूटे फूटे पार्ट से एक मशीन बना देना। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें वाकई में क्रिएटिव बनाती हैं। यहाँ पर जो लिमिटेशंस हैं हमें उनका बहाना देने की जरूरत नहीं है कि बिना किसी अच्छे रिसोर्सेज के मैं कैसे कुछ कर लूं। सही लिमिटेशंस आपको आपका सबसे बेहतर काम दे सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर स्यूज, जिन्होंने चिल्ड्रंस बुक में सबसे रिमार्केबल बुक ग्रीन एग्स एंड हैम सिर्फ 50 वर्ड्स को यूज करके लिखी। इन 50 वर्ड्स में J, P, Q, V और Z लेटर्स वाले कोई वर्ड्स नहीं थे, और इन्हीं वर्ड्स को उन्होंने 802 टाइम्स यूज करके 62 पेजेस की रिमार्केबल बुक लिखी। खुद से ये कहना कि मेरे पास सारा टाइम है, सारा पैसा है, सारे कलर्स हैं, ये चीज क्रिएटिविटी को खत्म करती है। और आखिर में क्रिएटिविटी इससे नहीं है कि हमें क्या यूज करना है, मेजर क्रिएटिविटी उससे है कि हम क्या छोड़ते हैं। तो ये थे सारे 10 पॉइंट्स जो स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट बुक हमें बताती है। आई होप कि आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके हमें ये जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हर हफ्ते दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।